अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेक्टर स्पार्क। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम रोटेशनल और सर्कुलर मोशन को कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है वेक्टर्स। अब चैप्टर नंबर 2 जो आपका है वो वेक्टर्स के अकॉर्डिंग है, तो आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो हमें इससे पहले फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करना पड़ता है। हम 9th क्लास में फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? तो हम कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास वो सारी क्वांटिटीज जो मेजरेबल हैं वो हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसकी डेफिनेशन में भी हम यही कहते थे कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि वो आपके पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास दो फर्दर क्वांटिटीज में डिवाइडेड है। मतलब हम कह सकते हैं कि आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी है या तो वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी होगी और या वो क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने जो चैप्टर डिस्कस करना है वो भी बेसिकली हमारे पास क्या है, वेक्टर्स का चैप्टर है। तो इसलिए आपको इसके बेसिक्स का पता होना जरूरी था कि बेसिकली आपके पास फिजिकल क्वांटिटी से फर्दर ये आपके पास डिराइव हुए हैं। अब अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज आपके पास वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकते हैं, या हम कहते हैं कि इनको हम कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम कहते हैं कि दे आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड, और हम कहते हैं यूनिट। तो एक तो आपके पास मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है यहाँ पर, और यूनिट तो आपके पास हर फिजिकल क्वांटिटी का होगा क्योंकि वो मेजरेबल है। नेक्स्ट अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के थ्रू डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो इसमें फर्दर आपको क्या रिक्वायर है, सो वी से कि वी रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसमें आपके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। इसको मैं आपको समझाती हूँ। रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि अगर आप किसी शॉप पे जाएं और आपने वहां से क्या लेना हो, शुगर। ठीक है, आपने शुगर लेनी हो तो हम कहते हैं कि आपके पास वहां पे क्या है। आप उनको ये तो नहीं कहेंगे ना कि आपको 5 kg शुगर चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट और सो ऑन। तो वो मीनिंगलेस होगा इफ यू वुड से दिस। तो हम कहते हैं कि आपको 5 kg शुगर चाहिए। अब देखें इसमें 5 हमारे पास क्या है, एक न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड है। हम कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है यानी न्यूमेरिक वैल्यू है। और केजी हमारे पास क्या है, यूनिट, क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट है, मेजरेबल है, तो ऑफ कोर्स इसका कोई ना कोई यूनिट होगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि लाइक हम फ्रेंड से पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है, सो हम उनको डायरेक्शंस के थ्रू बताएंगे कि पहले आप इतने किलोमीटर इस साइड पे ट्रैवल करेंगे, देन आपने इस साइड पे टर्न लेना है, इस साइड पे टर्न लेना है और सो ऑन। आप वहां पे डायरेक्शन भी बता रहे हैं उन्हें, और साथ ही साथ आप उन्हें वहां पर वैल्यू यानी किलोमीटर्स में जो आपका मैग्नीट्यूड होगा, डिस्टेंस होगा, वो भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम वेक्टर क्वांटिटी में देखें तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक तो डायरेक्शन होगी, दूसरा आपके पास यूनिट या मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड होगा। तो हम कहते हैं कि जहां पे भी आपके पास डायरेक्शन आ जाती है ना अगर किसी चीज में, तो वो आपके पास क्या बन जाती है, वो आपके पास बन जाती है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है, जिसमें दोनों चीजें रिक्वायर्ड हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो इस चैप्टर में हमने वेक्टर्स को स्टडी करना है, तो वेक्टर में बेसिक आपको पता लग गया होगा। मेन डिफरेंस यही है कि आपके पास यहाँ पे डायरेक्शंस के साथ डील करना है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, तो याद रखिएगा कि वेक्टर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास वो किस तरह से आती है। सबसे पहले तो हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली मतलब आप सिंबल्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
सेकेंडली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज्योग्राफिकली। ज्योग्राफिकली मतलब आप इसको ड्रॉ करके, जो आप बेसिकली एक्सिस पढ़ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर्स को। नेक्स्ट अगर हम इसको डिटेल से देखें तो सिंबॉलिकली आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कहते हैं क्या कहते हैं ज्योग्राफिकली किस तरह से कर सकते हैं। तो सिंबॉलिकली अगर हम देखें तो एक तो हम बोल्ड लेटर का यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी लेटर को, ये बेसिकली ज्यादातर टाइपिंग में इस तरह से हम करते हैं, लिखते हुए आप ऐसे नहीं करते। अगर हम कोई भी वेक्टर लिख रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको बोल्ड कर देंगे, तो जिससे हमें पता लगेगा कि आपके पास जो वेक्टर है वो क्या है, जो क्वांटिटी है वो आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। सेकेंडली हम क्या कहते हैं, सेकेंडली हम कहते हैं कि आप एरो हेड्स का यूज करें, ठीक है, मतलब एरो हेड या बार लगा दें किसी भी लेटर के ऊपर। तो आपने याद रखना है कि जब भी आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपने कैपिटल लेटर्स का यूज करना है। यहाँ पे अगर मैं एरो हेड की बात करती हूँ तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वेक्टर ए है तो इसके ऊपर आप छोटा सा एरो लगा देंगे, और इसकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती, इसकी डायरेक्शन यही रहेगी। दूसरी बात, आप इसका जो एरो हेड है वो जरूरी नहीं है कि अपवर्ड डायरेक्शन में ही आए, वो इसके नीचे भी आ सकता है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिकली। आप सिंबल्स के थ्रू अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर एरो हेड या उसके नीचे एरो हेड या हम बार भी लगा सकते हैं, तो इससे हम कहते हैं कि आपके पास जो क्वांटिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट अगर हम ज्योग्राफिकली बात करते हैं तो ज्योग्राफिकली भी आपके पास आगे दो मेन चीजें आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आपने क्या देखना है, वेट, पहले हम देखते हैं आपके पास ज्योमेट्रिकल, देन हम देखते हैं कोऑर्डिनेट। तो अगर हम ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं तो ज्योमेट्रिकल में आपके पास क्या आ जाता है और कोऑर्डिनेट में आपके पास क्या माइंड में आता है, तो इसके हम डिस्कस करते हैं। ओके, ज्योमेट्रिकली अगर आप देखें तो ज्योमेट्रिक में आपके पास कोई रेफरेंस नहीं होता, हम कोई रेफरेंस सिस्टम नहीं लेते। इसमें हम कह देते हैं कि आपने बेसिकली करना क्या है, आपने जो लिखना है आप कह दें कि दिस इज विदाउट रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब इसमें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का कोई रेफरेंस नहीं लेते, या कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ आप इसका कोई इंटर रिलेट करके इसको नहीं देखते। इसमें हम कह देते हैं कि आपने जस्ट मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन को ड्रॉ करना है, तो उसको हम कह देते हैं कि आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू रेफरेंस स्केल आपके पास ये चीज आ जाती है। नेक्स्ट अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस की या कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इसमें ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आप इसको डिस्कस करेंगे। मतलब इसमें आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आप इसको ड्रॉ करेंगे या आप इनको डील करेंगे। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास क्या होते थे, ये बेसिकली आप इस चीज को बचपन से देख रहे हैं। मतलब हमने जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये मैथ्स में काफी दफा इसको जो आपके पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ जाता है, इसको आप काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं मैथ्स में। इसको अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें तो आपको पता है कि आपके पास ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस। अगर इसके अकॉर्डिंग आप कोई वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के थ्रू, एंगल्स के थ्रू कोई वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो आपके पास किसके अकॉर्डिंग आता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि आपके पास वो क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, ठीक है, और उसकी रिप्रेजेंटेशन हम ज्योग्राफिकली कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू परपेंडिकुलर एक्सिस। ये बेसिकली जो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ते हैं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही होता है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके पास क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस ही हमारे पास ये एक्सिस होता है, जिसमें आप एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस को डील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें एक शॉर्ट से, ये तो आपके पास बेसिक्स होगी ना, वेक्टर क्या होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है। नेक्स्ट अगर मैं इसका एक एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करूं तो इसमें हम कह लेते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ एंगल्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन प्लेन। आपने रिप्रेजेंटेशन तो पढ़ ली ना, तो अब आप बताएंगे कि नंबर ऑफ एंगल्स, मैं पहले एमसीक्यू लिख दूं फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर ऑफ एंगल्स रिक्वायर्ड to represent a
टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन प्लेन। अब ना इसमें मैं आपको दो चीजें बताना चाह रही हूँ। एक तो आपके पास वेक्टर इन प्लेन होगा और सेकेंडली आपके पास वेक्टर इन स्पेस होगा। तो आपने याद रखना है बेसिकली देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ भी कर लें दोबारा से, तो आपके पास जो वेक्टर इन प्लेन हम ड्रॉ कर रहे थे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आ रहा था। ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस हो गया और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो उसका एंगल बेसिकली वो पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ही एंगल आपके पास बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। आपके पास एक ही एंगल होता है जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर देते हैं या जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं इसका जो एंगल बनता है बिटवीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वो आपके पास एक ही बन रहा है। सॉरी, तो यहाँ पे आपके पास एंगल्स कितने आ रहे हैं, 1 एंगल आ रहा है बिटवीन। अब इसमें अब आपने याद क्या करना है कि ये प्लेन की बात हो रही है। जब भी हम प्लेन को डिस्कस करते हैं तो आपके पास दो एक्सिस आते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक और चीज डिस्कस करें, स्पेस, तो याद रखिएगा कि स्पेस में आपके पास दो एक्सिस नहीं होते, स्पेस में हम 3 एक्सिस को डिस्कस करते हैं। अब वो किस तरह से होता है अगर आप उसको डिस्कस करें, तो देखिए ये तो आपके पास आ गया ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। तो स्पेस में तो आपके पास 3 एक्सिस आ रहे हैं। तो जो थर्ड एक्सिस आपके पास होता है वो आता है इस तरह से। अब ये बेसिकली थर्ड एक्सिस होता है आउटवर्ड टू द प्लेन, यानी आप नोटबुक से बाहर की तरफ जो ड्रॉ करेंगे ये प्लेन, तो अब हम वो तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना, इसलिए आप इसको इस तरह से एक टिल्टेड एंगल पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपने याद ये रखना है कि ये जो तीनों प्लेन्स हैं ये क्या होते हैं, एट राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब इन तीनों का एंगल आपस में कितना होता है, 90 डिग्रीज। अब अगर आप इसको ड्रॉ करके भी देखें ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो आप इसी तरह से नोटबुक पे भी ड्रॉ कर लेते हैं ना। तो आप दो पेन्स को इस तरह से रखें और जो थर्ड पेन है ना आप उसको क्या करेंगे, आउटवर्ड यानी ऐसे स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पे रखेंगे। तो उसको ड्रॉ करने में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जब आप इसको इस तरह से करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि तीनों प्लेन्स में 90 डिग्री का एंगल है। तो स्पेस में हमने डिस्कस कर लिया, स्पेस में आपके पास क्या आ जाता है, स्पेस में आपके पास आता है 3 एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और थर्ड एक्सिस को हम कह देते हैं कि आपके पास जी एक्सिस है। तो हम अगर यहाँ पे डिस्कस भी करें तो ये जो आपके पास है ये आपको पता है ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल, ये आपके पास वाई एक्सिस आ जाता है, और जो थर्ड हमने ड्रॉ किया है ये आपके पास क्या आता है, जी एक्सिस। तो यहाँ पे अगर आप एंगल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कितने एंगल बन रहे हैं, 3 एंगल्स बन रहे हैं। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि प्लेन में आपके पास सिर्फ एक एंगल बनता है, जबकि स्पेस की बात की जाए तो आपके पास 3 एंगल्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। तो ये तो था आपके पास बेसिक्स थी कि वेक्टर आपके पास होता क्या है, यानी उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या थी, और फिर आपने दो तीन जो है ये क्या डिस्कस किए हैं, एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट आपके पास जो मेन टॉपिक आता है ना वो है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो रेजोल्यूशन हमारे पास क्या होती है, तो आपने याद रखना है कि जो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते। इसको आपने अच्छी तरह से इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है। तो टॉपिक हमारे पास आ जाता है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, तो रेजोल्यूशन का मतलब जो है ना ये बेसिकली आपके पास आ जाता है स्प्लिटिंग, यानी किसी चीज को स्प्लिट करना, किसी चीज को ब्रेक करना। ठीक है, तो हम कहते हैं कि रेजोल्यूशन जो है ये आपके पास क्या आ रहा है, स्प्लिटिंग आ रही है किसकी, वेक्टर की। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, इसकी अगर हम डेफिनेशन की या स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसकी स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या आ रही है, इसकी स्टेटमेंट भी आपके पास आती है, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ अ वेक्टर इनटू टू और मोर। इसको हम कहते हैं कि आप जो
जो है आपके पास वेक्टर, उसको स्प्लिट करते हैं इनटू टू और मोर वेक्टर्स, या हम कह सकते हैं कि इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स, तो आपके पास उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेक्टर्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, ये आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है। अब जो आपके पास ब्रेक करके या स्प्लिट करके वेक्टर्स आ रहे हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो हम कहते हैं द वेक्टर्स सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, यानी जो वेक्टर्स आपको स्प्लिट करने के बाद मिल रहे हैं उन्हें हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब इसको समझते हैं हम एक डायग्राम से। देखें, अगेन आपने क्या करना है, आपने बेसिकली हर चीज की हेडिंग देनी है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो मेन चीज होती है वो हेडिंग ही होती है। पहली हेडिंग आपके पास आ जाती है स्टेटमेंट की। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी कि स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर आपके पास होता क्या है। नेक्स्ट जो आपके पास हेडिंग आ रही है वो आती है डायग्राम की। आपने हर चीज को डायग्रामेटिकली अगर एक्सप्लेन किया है तो फिर आपके नंबर जो हैं उसमें कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, या होते ही नहीं है चांसेस। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लें तो आपने सिर्फ दो एक्सिस ड्रॉ करने हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट आप यहाँ पे कोई भी वेक्टर ड्रॉ कर लें, तो मैं यहाँ पे आपके पास ड्रॉ करती हूँ इस तरह से एक वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर आ गया। अब आप कंसीडर करें कि ये आपके पास वेक्टर ए वेक्टर है और इसकी रिप्रेजेंटेशन हमें पता है, हम एरो हेड से कर रहे थे। तो इसको अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को नेम देते हैं तो देखें, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। अगर आप इस ए वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे किस तरह से वैल्यूज आती हैं, तो देखें, इसको आप क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे डॉटेड, और इसी तरह से वाई एक्सिस के साथ भी आप इसके एरो हेड को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये जो आपके पास आ रही है ना, ये देखें, ये वाली लाइन और ये वाली जो आपने लाइन ड्रॉ की है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी वैल्यूज सेम होती हैं। तो क्योंकि नीचे आपके पास एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट बना है ये आपके पास ए एक्स बनेगा, यानी हॉरिजॉन्टल आपने कंपोनेंट ड्रॉ किया है। और ये जो आपके पास लाइन ड्रॉ हुई है और ये जो वाई एक्सिस है, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये भी आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये आपके पास आ गया वर्टिकल एक्सिस यानी ए वाई। अब देखिए, ये हमने ड्रॉ कर दिया है इसके कंपोनेंट्स। अब इसके कंपोनेंट्स की बात की जाए तो ये वाला जो आपके पास कंपोनेंट है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी आपके पास क्या होगा, ए वाई, यानी ये भी आपके पास, सॉरी, ये भी आपके पास क्या आ जाता है, हम इसको भी कहते हैं कि ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है। और इसी तरह से ये और ये क्योंकि पैरेलल है तो इनकी वैल्यू सेम होंगी, तो ये भी हमारे पास ए एक्स है यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया इनटू इट्स कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल और वेक्टर। नेक्स्ट अगर आप इसको इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं तो इसकी डेरिवेशन में आपने इसको क्या करना है, इसके कंपोनेंट्स को लिखना है। अब कि आपने किस तरह से इसको स्प्लिट किया है और कौन सा वेक्टर किसके इक्वल है। ठीक है, अब अगर हम डेरिवेशन में देखें तो देखें, यहाँ पे जो आपके पास ए वेक्टर है जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, मेन जो आपके पास ये वेक्टर ड्रॉ हुआ हुआ है, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, इसके दो कंपोनेंट्स हमने ड्रॉ किए थे, ए एक्स प्लस ए वाई, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और वर्टिकल कंपोनेंट भी है। अब इसी में अगर आप यूनिट वेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, देखें यूनिट वेक्टर्स हमारे पास होते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे छोटा सा डिस्कस कर लूँ टॉपिक को, वैसे तो आप इसे आगे देख लेंगे डिटेल में भी। तो यूनिट वेक्टर्स आपके पास यूज होते हैं पोजीशन बताने के लिए, किसी भी वेक्टर की पोजीशन या डायरेक्शन हम कहते हैं बताने के लिए। यूनिट वेक्टर्स बेसिकली, क्योंकि ये वर्ड यूनिट से निकला है तो यूनिट का मतलब होता है वन। तो अगर आपके पास यूनिट का मतलब वन है तो इस वेक्टर्स का, इन वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है यानी इनकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास हमेशा इक्वल होती है किसके, वन के। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपके पास आई कैप, इसके ऊपर बेसिकली कैप ड्रॉ होती है। ठीक है, इसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप, जे कैप एंड के कैप ये आपके पास प्लेन में आते हैं। अब याद रखिएगा कि ये जो आई कैप है ये एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग होता है और के कैप जी एक्सिस के अलोंग होता है। अब देखें, ये जो आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग है, इसको अगर आप वैल्यू इसमें पुट करें तो क्या होगा, ये ए वेक्टर एक्सिस की रिप्रेजेंटेशन और इसके साथ आई कैप आएगा। क्यों, क्योंकि देखें आई कैप के लिए हम
सॉरी एक्स के लिए हम आई कैप को देख रहे हैं ना। तो इसी तरह से जब हम वाई की तरफ जाएंगे तो वाई के लिए क्योंकि जे कैप है रिप्रेजेंटेशन में, ये देखें, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, वाई के साथ जे कैप को लिखते हैं। तो ये आपके पास आ जाती है रिप्रेजेंटेशन या स्प्लिटिंग। फर्दर अगर हम देखें इसकी स्प्लिटिंग, तो देखें हमें पता है कि आपके पास जो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, या आपने बेसिकली पढ़ा हुआ है सम पीपल हैव तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आप याद रखिएगा हमेशा थीटा के ऑपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। हमेशा थीटा के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, और आपको पता है कि जिसके साथ एंगल बन रहा होता है वो आपके पास बेस होती है, और 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ से आपको पता है कि अब थीटा के ऑपोजिट क्या है, ए वाई है। तो इसको अगर मैं आपको अलहदा से भी ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दूं, तो देखें ये हमने ड्रॉ कर दिया आपके पास क्या, दो एक्सिस, ठीक है। साथ में आप यहाँ पे कोई भी वेक्टर ड्रॉ कर लें। इसको मैं यहाँ पे वेक्टर को ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि वहां पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन है ना, तो मैंने कहा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे ये आपके पास क्या है, थीटा। हमने बोला कि थीटा के जो ऑपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होती है, थीट और 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। जो बचेगी वो आपके पास बेस। अब देखें परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है ना। तो इस डायग्राम में देखें तो आपके पास ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर, ए वाई। तो अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास परपेंडिकुलर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्योंकि ये है, तो इस डायग्राम में हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या हुआ, ए वेक्टर। तो यहाँ पे आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी ए। अब अगर यहाँ से हम ए वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो देखें साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ए वाई अपॉन ए के इक्वल आ रहा है। और अगर आप ए वाई फाइंड करते हैं तो ये ए वेक्टर यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ए वाई हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, ए साइन थीटा। तो ये जो फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आपने आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह करने हैं उसमें इसको यूज करना है। तो ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट आया है, वर्टिकल कंपोनेंट आया है ये बेसिकली आपके पास। नेक्स्ट अगर हम देखें आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकलेगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आपके पास इतना मुश्किल नहीं है। उसमें जस्ट आप अकॉर्डिंग टू कॉस थीटा फाइंड करेंगे। ये तो अकॉर्डिंग टू साइन थीटा था ना, ये था आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट की डेरिवेशन थी। नेक्स्ट अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम किस तरह से निकालते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपने याद रखना है कि हम यूज करते हैं कॉस थीटा। वहां पे आपने साइन थीटा यूज किया था, इसको कॉस थीटा के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। अब देखें कॉस थीटा इक्वल होता है आपके पास करली ब्राउन हेयर यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें आपके पास बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है, सॉरी थोड़ा ऊपर चलेंगे। ओके, बेस और हाइपोटेन्यूज को अगर आप देखते हैं तो इस डायग्राम में देखें ये आपके पास क्या है, बेस है नीचे वाले डायग्राम में। अब यहाँ पे आपके पास बेस क्या होगा, ए एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो देखें, सॉरी ठीक है, सही है। यहाँ पे अगर हम बेस देखें तो आपके पास देखें बेस आती है ए एक्स, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या थी, हाइपोटेन्यूज हमने पहले भी लिखा है, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास है ए वेक्टर। तो यहाँ से अगर आप एक्स कंपोनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं यानी ए एक्स, तो वो आपके पास किस तरह से आएगा, तो हम कहते हैं कि आपके पास जो ए एक्स है ये इक्वल है ए कॉस थीटा के, क्योंकि ये जो ए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ऑपोजिट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास क्या है, ए कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास क्या था, ए साइन थीटा। तो याद रखिएगा कि ये दोनों जो आपके पास कंपोनेंट्स की डेरिवेशन हुई है, सॉरी ये दोनों कंपोनेंट्स की जो आपने डेरिवेशन की है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन योर न्यूमेरिकल्स टू। शॉर्ट लॉन्ग में तो आपने इसको डिराइव करना ही करना है, लेकिन आपने इन फॉर्मूलाज को याद भी रखना है, किसके लिए, फॉर योर न्यूमेरिकल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो आपके पास एक नेक्स्ट पॉइंट इसी डेरिवेशन में आता है, दैट इज डायरेक्शन।
तो आप डायरेक्शंस किस तरह से देखेंगे? तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन की भी एक हेडिंग बना लें, नेक्स्ट हेडिंग आपके पास आती है डायरेक्शन की। तो याद रखिएगा कि आपने जब भी डायरेक्शन को फाइंड करना है तो हम एक उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला आपके पास क्या आता है? हम कहते हैं कि आपके पास जो tan थीटा है, बेसिकली tan थीटा होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो यहाँ पर tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है। और उसी डायग्राम में अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर ए वाई के इक्वल है, और बेस हमने देखा ए एक्स के इक्वल थी। तो यहाँ से अगर आप थीटा फाइंड करना चाह रहे हैं डायरेक्शन के लिए, तो हम कहेंगे कि थीटा आपके पास किसके इक्वल है? tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ठीक है, ये आपके पास किसका फॉर्मूला बन गया? डायरेक्शन का। लेकिन डायरेक्शन तो बेसिकली आपके पास किसके थ्रू आती है? एंगल के थ्रू आती है ना। अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा दूं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर लें। तो ये देखें, ये आपके पास आ गया। अगर मैं आपको कहती हूँ डायरेक्शन बताएं क्या है, अगर आप मुझे थीटा बता देते हैं, फॉर एग्जांपल थीटा 45 डिग्री है, तो आपको पता लग जाएगा कि डायरेक्शन क्या है, आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है। बिल्कुल सेंटर में जो है ना आपके पास, बिल्कुल सेंटर ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो डायरेक्शन पता लग जाएगी। तो डायरेक्शन के लिए आपने थीटा फाइंड करना है, ये चीज याद रखिएगा। तो अगर आपको थीटा की वैल्यू पता लग गई है थ्रू एक्स एक्सेस या वाई के कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आपको पता लग गई है, तो इसमें फिर आगे मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं लास्ट हेडिंग की तरफ, तो लास्ट हेडिंग हमारे पास आती है मैग्नीट्यूड की। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यानी आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से आएगा? अगर हम वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं ना, तो याद रखिएगा कि हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, ये तो अब सबको पता है। वेट, मैं पहले इसको लिख लूं। हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है कि आपके पास जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखें, यहाँ से अगर आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वेक्टर हमने बोला था आपके पास हाइपोटेन्यूज की जगह पे आ रहा है ना, तो वेक्टर आपके पास हाइपोटेन्यूज हुआ। तो हम वेक्टर ए वेक्टर को डील कर रहे थे, तो हम कहते हैं कि ए का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और बेस स्क्वायर मतलब उसका बेस कंपोनेंट। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हम ए वेक्टर को फाइंड करना चाह रहे हैं, नॉट ए स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे? अंडर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड। जब आप इस साइड पे अंडर रूट लेंगे ना, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने अंडर रूट नहीं लिखा। ठीक है, नेक्स्ट अगर सॉरी नेक्स्ट अगर आप इस साइड पे देखें, तो देखेंगे आपके पास क्या वैल्यू बन रही है? ए वाई का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से हम ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप इसकी वैल्यू डालना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि ए वाई किसके इक्वल होता है? ए साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ए एक्स किसके इक्वल अभी हमने प्रूव किया है? ए कॉस थीटा के इक्वल प्रूव किया है। तो यहाँ से हम कह देंगे कि आपके पास ये इसके इक्वल वैल्यूज आ गई हैं। सॉरी, ठीक है, ये आपके पास आ गई किसकी? वैल्यूज ऑफ ए एक्स और ए वाई की। तो ये आपके पास यहाँ से मैग्नीट्यूड आ सकता है ए वेक्टर का। ठीक है, मैग्नीट्यूड आप इस बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो था कि अगर आप प्लेन में डिस्कस कर रहे हैं। अगर इसी चीज को आप इन स्पेस डिस्कस करें, स्पेस में आपको पता है तीन कोऑर्डिनेट से तीन चीजें थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। तो उसी चीज को जब हम इस तरह से लिखेंगे, यानी इन कह सकते हैं कि स्पेस, तो हम लिखेंगे कि आपके पास जो ए वेक्टर है वो किसके इक्वल है? यहाँ पर आपके पास बेसिकली तीन चीजें आ जाएंगी, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर एंड ए जी का स्क्वायर। तो तीनों का जो स्क्वायर का सम है, ये आपके पास क्या देगा? मैग्नीट्यूड देगा इन स्पेस। तो बेसिकली ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन था। आज आपने क्या डिस्कस किया है? आज हमने डिस्कस किया है वेक्टर्स, वेक्टर्स के बेसिक्स क्या थे, और फिर कह सकते हैं कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन देखा था, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर और उसकी डिफरेंट हेडिंग्स। तो याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल की बेसिस पे ये जो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है, ये बहुत ज्यादा
इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। कोई भी क्यूरी हुई यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह अब इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और इसमें कोई भी क्यूरी तो यू कैन आस्क। टिल देन, अल्लाह हाफिज।